इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पाठ 8 संज्ञा पढ़ेंगे और इससे हम पहले पढ़े थे पाठ 7 शब्द भंडार। तो ठीक है, चलिए अभी संज्ञा पढ़ते हैं। तो देखिए पाठ 8 और क्या है, संज्ञा। संज्ञा भी बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए, देखो पढ़ो और समझो। देखो पढ़ो और समझो। बेटी बोल रही है पापा से। बेटी बोल रही है पापा से, पापा इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जाएंगे। क्वेश्चन कर रही है, पापा इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जाएंगे। पिता बोल रहे हैं बेटी से, बेटी का नाम क्या है, सुधा। सुधा इस बार छुट्टियों में हम मुंबई घूमने जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। जब हम प्रश्न किसी से करते हैं तो वहाँ पे हमको प्रश्न सूचक चिन्ह देना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही लगेगा कि ये प्रश्न है, और उस तरीके से बोलना भी पड़ता है। जैसे पापा इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जाएंगे, तो हम प्रश्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह देना बहुत ही ज़रूरी है। फिर पिताजी बोलते हैं सुधा इस बार छुट्टियों में हम मुंबई घूमने जाएंगे, तो वहाँ पे पूर्ण विराम देना ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोग एग्ज़ाम में नहीं देते हो, जिस वजह से आप लोगों का हमेशा मार्क्स कटता है, और आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो मैं मार्क्स काटूँगी। अब है, बेटी बोलती है सच पापा। बेटी बोलती है खुशी से, सच पापा फिर तो बहुत आनंद आएगा। वहाँ हम मुंबई की भेलपूरी और पाव भाजी भी खाएंगे। बेटी खुश हो गई, वहाँ हम मुंबई में भेलपूरी और पाव भाजी भी खाएंगे। अब देखिए, पिता, अरे सुधा कहाँ जा रही हो। हाँ, फिर बेटी बोलती है मैं अभी रवि प्राची। देखिए, कॉमा का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये भी आप लोग परीक्षा में बहुत मिस्टेक करते हो, देते ही नहीं हो, ना पूर्ण विराम देते हो, ना प्रश्न सूचक देते हो, ना कॉमा देते हो। अब देखिए, कॉमा का कहाँ कहाँ आता है, जहाँ पे 4-5 शब्द लिखना पड़ता है बीच, जैसे कि मैं अभी रवि। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, कोमा, मैं अभी रवि कोमा प्राची और नेहा को भी यह बात बता कर आती है। बच्ची खुशी होगी, तो यहाँ पे बीच में देखिए कोमा है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऊपर दी गई बातचीत में रंगीन शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम है। देखिए, ऊपर दी गई बातचीत में रंगीन शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम है। अब देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रंगीन शब्द है, जैसे पापा, गर्मी, घूमने, मुंबई, फिर सुधा, रवि, प्राची, नेहा, ये सब क्या है, नाम है। स्थान का भी नाम है मुंबई, वस्तु का भी नाम है। तो ये सब जो जिससे कलर दिख रहा है आपको, जिसमें जहाँ जहाँ कलर दिख रहा है, तो बताया गया है ऊपर दी गई बातचीत में रंगीन शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम है। अब देखिए, यहाँ पे फिर है व्यक्तियों के नाम। तो बेटी, पापा, सुधा, आपको अगर परीक्षा में दे दिया जाएगा कि व्यक्तियों के नाम के आगे क्या क्या था, तो आप लिख सकते हैं बेटी, पापा, सुधा, रवि, प्राची, नेहा। फिर स्थान के नाम मुंबई, वस्तुओं के नाम भेलपूरी, पाव भाजी, था ना। बोली ना बेटी पापा से कि मैं मुंबई जाऊंगी तो भेलपूरी और पाव भाजी खाऊंगी। भावों के नाम गर्मी और आनंद, ये क्या हो गया, भाव हो गया। गर्मी, गर्मी से हम परेशान हैं, और आनंद मतलब खुशी, तो ये भाव हो गया, ठीक है। ये सभी नाम संज्ञा है। ये सभी नाम क्या है बच्चे, संज्ञा है। हमें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। नाम के बिना तो किसी की पहचान नहीं हो सकती है। नाम के बिना किसी की भी पहचान नहीं हो सकती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसे भी हम पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे, तो व्यक्ति से जुड़ गया ना ये। 4 मीनार हैदराबाद में है, ठीक है।
तो जो संज्ञा किस शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु अथवा विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग अथवा जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं अथवा प्राणी वर्ग का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं अथवा प्राणी वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसमें आ गया ना, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब क्या हो गया, जातिवाचक में। इन वाक्यों में देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा भी हुआ है, इन वाक्यों में किताबें किसी विशेष वस्तु और पशु पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध नहीं करा रहे हैं, अपितु संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं। अपितु क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं, मतलब कि संपूर्ण जाति का। ये देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ, इन वाक्यों में किताबें किसी विशेष वस्तु और पशु पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध नहीं करा रहे हैं, अपितु संपूर्ण वर्ग जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तो ये भी है, कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं। कुछ विद्वान का कहना है कि जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना महंगा है तो सोना क्या हुआ, द्रव्य हुआ। बाजार से चावल लाओ तो चावल क्या हो गया, इन वाक्यों में सोना और चावल शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब चलते हैं समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द, अब देखिए, समूहवाचक अथवा समूहवाचक को ही समुदायवाचक संज्ञा कहा गया है। समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चौराहे पर भीड़ है तो भीड़ क्या हुआ, पूरा इकट्ठा, जहाँ पे समूहवाचक ये समुदाय पूरा बना हुआ है। नेताजी ने सभा को संबोधित किया। अब देखिए, इन वाक्यों में भीड़ तथा सभा शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, है ना, भीड़, सभा, अतः ये समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा है। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति अथवा दशा का ज्ञान कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बगीचे की सुंदरता दर्शनीय है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सुंदरता क्या हो गया, भाव हो गया, इसे भाव पैदा हो रहा है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, अहिंसा क्या हो गया, भाव हो गया। जैसे यहाँ पर बहुत गर्मी है तो गर्मी भी भाव हो गया। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद लग रहा है तो आनंद क्या हो गया, भाव आ गया। खुशी, गम, जो भी चीज़ है ये सब भाववाचक में आता है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे सत्य, परोपकार, दयालुता आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषणों से तथा क्रियाओं में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। ठीक है, अब देखिए, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा से अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है बच्चा का बचपन, बच्चा हो गया जातिवाचक संज्ञा, भाव हो गया बचपन। मनुष्य हो गया, मनुष्य का हो गया मनुष्यता, आप लोगों को ये बात पता ही है। डाकू का हो गया डाका, कारीगर का हो गया कारीगरी, दानव का हो गया दानवता, भाव हो गया वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पे वही चीज़ है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अपना का क्या होगा, अपनापन। आप का क्या होगा, आपा। मम का हो गया ममत्व, ममता। ऐसे बहुत सारे हैं। अब फिर देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो सुंदर का क्या होगा, सुंदर तो विशेषण हो गया, सुंदर का क्या होगा, सुंदरता। लंबा का क्या होगा, लंबाई। ठंडा का क्या होगा, ठंडाई। चौड़ा का क्या होगा, चौड़ाई। ठीक है,
अब क्रिया शब्द, अब देखिए फिर आ गया क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो क्रिया हो गया सजना, तो सजावट, उड़ना, उड़ान, हंसना, हंसी, उतारना, उतार, चढ़ना, चढ़ाई, ये सब तो आप लोग को आता ही है। बचना का बचाव, लिखना का लिखाई, धोना का धुलाई, ठीक है ना। तो ये सब क्रिया हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको बता दे रही हूँ। ये हो गया क्रिया, ये हो गया भाववाचक, ये हो गया क्रिया, ये हो गया भाववाचक, ये हो गया क्रिया, ये हुआ भाववाचक। सजना का क्या होगा, सजावट। आपको सजना हो गया क्रिया, तो क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे, सजावट। उड़ना का उड़ान, चढ़ना का चढ़ाई, चढ़ाई हो गया भाववाचक। हंसना का हंसी, फिर क्या है, हारना का हार, चिकना का क्या है, बिकना का बिक्री। बहुत ईजी है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है। किसी वस्तु, स्थान, स्थान मतलब मुंबई, वस्तु मतलब किताब, कलम, दावत, भाव मतलब मज़ा आ रहा है, ये आनंद आ रहा है, मैं दुखी हूँ, ये सब हो गया, भाव में आ जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आपको मैं बताई अभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में प्रत्यय जोड़कर की जाती है, ठीक है बच्चे। तो आप मेरे ख्याल से संज्ञा के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखिए नीचे प्रश्न उत्तर है, संज्ञा से आप क्या समझते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये आप करके आप लिख भी सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आप इसका क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम तो आपको देते ही हैं। धन्यवाद।